हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग हमारे आज के सुपर इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। आज है 13 फरवरी और 13 फरवरी 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और हाँ, इस क्लास का PDF आपको मिलेगा स्टार आईक्यू एजुकेशन नाम के टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे मिल जाएगा। और आज तो मैंने नेशनल करंट अफेयर भी आपके लिए बनाए हैं, तो उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देख लेना। और अब से कोशिश करूँगा कि आपको पैरेलली दोनों ही वीडियो मिले, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर वाला भी और हरियाणा वाला भी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो हम लोगों को चाहिए होता है और हेल्प भी करता है एग्ज़ाम में, तो करके मैं आपको दोनों डेली वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। आप रेगुलर उन्हें बिल्कुल देख सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और आज का पहला करंट अफेयर स्टार्ट करें। उससे पहले कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में हरियाणा राज्य में चौकीदारों के मानदेय में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है। चौकीदारों के मानदेय के अंदर जो है ना अभी हाल ही में बढ़ोतरी करके उनको जो है ना पहले 7,000 मिलते थे, तो अभी उनको 7,000 से 11,000 रुपये कर दिया गया। तो 4,000 रुपये जो है ना मानदेय बढ़ गए हैं अभी ये, ठीक है। अच्छा, विकसित भारत संकल्प यात्रा ये हरियाणा में चल रही है और घर बैठे लोगों को मिल रहा है सरकारी सेवाओं व योजनाओं का लाभ। ये 6,718 ग्राम पंचायत व शहरों के वार्ड को कवर कर लिया। इसने 40 लाख से ज़्यादा लोगों की सेहत की जांच की है। दवाइयाँ भी दी जा रही है इसके द्वारा। किसानों को दिए जा रहे खेती संबंधी नए नए टिप्स कृषि विशेषज्ञों के द्वारा लगाई जा रही है वर्कशॉप इसके तहत। एक अभी आपको पता है साल 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, चाहे वो लोकसभा के हो और चाहे वो विधानसभा के हो। तो अब आपको पता है कि चुनावी आंकड़े लगातार आते रहेंगे आपके पास। उनमें से एक ये स्लाइड मेरे आगे आई थी, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हरियाणा चुनाव रिकॉर्ड संख्या बढ़ती भागीदारी में वैश्विक विशाल 1.96 करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं ने पंजीकरण करवाया है हरियाणा में, जिसमें हरियाणा भारत की सबसे बड़ी मतदान आबादी में से एक बन गया है। तो एक ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.96 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। महिलाओं का नेतृत्व, पहली बार महिला मतदाता पंजीकरण ने पुरुषों को पीछे छोड़ा है। लिंगानुपात बढ़ के 883 हो चुका है ये। और युवा कदम की बात करते हैं तो 3.43 लाख से ज़्यादा अधिक युवा मतदाता लिस्ट में शामिल हुए हैं। अक्सर क्या होता है कि 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं वो ज़्यादातर या तो वोटर ID कार्ड बनाते नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं बनवाया हुआ। मेरा आप लोगों को पर्सनली कहना है कि वोटर ID कार्ड ज़रूर बनाएं और वोट डालने ज़रूर जाएं। ये एक अपने आप में बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर होता है, बहुत अच्छा फील भी होता है वोट डाल के। और दूसरा, मुझे तो पर्सनली बताऊं, वो इंक फिंगर पे इंक लगाते हैं ना, उसको देख के भी बहुत अच्छा महसूस होता है। खैर, ये तो होगी बच्चों वाली बात, लेकिन मुद्दे ही बात ये है कि वोट डालना इसलिए ज़रूरी है कि एक लोकतंत्र का अधिकार होता है हमारा, और हमारे द्वारा चुनी जाती है सरकार। अब सर मेरे एक वोट से क्या होता है, एक एक करके ही तो सब कुछ होता है। आप अपना जो है ना वोट, बहुमूल्य वोट है, किसी भी पार्टी को दे, पर हाँ ज़रूर वोट ज़रूर डाल के आएँ। हर आवाज़ को सशक्त बनाता है मतदाता, खैर होना बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र के लिए। ये बाकी सारे पॉइंट्स हैं, पर इन तीनों में आंकड़े हैं, तीनों याद कर लेना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यकीनन आप सबको भरोसा होगा ये सवाल एग्जाम में आएगा। और अब से पहले ये एज इट इज़ सेम पैटर्न का क्वेश्चन मैंने 3 बार पेपरों में देख लिया। एक तो ये HTET के पेपर में था और 2 HSSC के पेपरों में ऐसा सेम टाइप का फॉर्मेट क्वेश्चन पूछ लिया। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। म्हारा गाँव जगमग गाँव योजना के तहत अब हरियाणा में कुल कितने गाँव शामिल हो गए हैं। तो अब हरियाणा के अंदर टोटल 5,805 गाँव शामिल हो चुके हैं। आपको मैं एक बात बता देता हूं कि म्हारा गांव जगमग गांव जो योजना है ना, इसको कब स्टार्ट किया गया था। इसको स्टार्ट किया गया था 1 जुलाई साल 2015 को स्टार्ट किया गया था। कहां से स्टार्ट किया गया था? कुरुक्षेत्र से स्टार्ट किया गया। कुरुक्षेत्र का एक गांव है दयालपुरा, यहां से इसको स्टार्ट किया गया है सबसे पहले। और इसका उद्देश्य है कि गाँव में 24 घंटे बिजली देना। तो हरियाणा के अंदर अब ऑफिशियली 5,805 गाँव हो चुके हैं 24 घंटे जहाँ बिजली की सप्लाई हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधा सा सवाल है, आंकड़ा मत भूलना। हो सकता है ये पेपर में इस तरीके से दे। मैंने मेरे ख्याल से टीचिंग एग्जाम को TGT वाले पेपर में कुछ ऐसा ही सवाल देखा था। 5,000 से ज़्यादा, पता नहीं 5800 से ज़्यादा, इस टाइप के कुछ ऑप्शंस थे उसके अंदर। और मतलब इस लेवल का बता रहा हूँ मैं, उस टाइम पे 5600 समथिंग गांव थे। अब टोटल ये ऐसे सवाल आ सकता है 5800 से ज़्यादा, 5600 से ज़्यादा, ऐसे भी आ सकता है। एक पेपर में एग्जैक्ट भी पूछे गए थे, तो आपको एग्जैक्ट भी याद कर लेना है और बाकी फॉर्मेट भी याद कर लेना है, ठीक है।
चलिए आगे जाते हैं। इसको कॉपी पे नोट्स बना लेना, बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाते हैं डेली करंट अफेयर्स के, उनमें से ये सवाल है नोट्स बनाने वाला। हरियाणा सरकार के द्वारा रबी सीजन में एमएसपी मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इस पे कितनी फसलों की खरीद होगी? तो हरियाणा इस बार 4 फसलों की खरीद करेगा रबी के दौरान, जिनमें से एक फसल कौन सी है? एक तो है इनके अंदर सरसों है, ठीक है, और दूसरी कौन सी है? दूसरी है चना है। तीसरी कौन सी है? तीसरी है सूरजमुखी है। पिछली बार सूरजमुखी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे थे हरियाणा के अंदर। और चौथी फसल जो है ना वो समर मूंग है, ठीक है ना। समर मूंग आप कहोगे सर रबी की तो नहीं है, लेकिन समर मूंग जो होते हैं ना ये सर्दियों में भी हो जाते हैं। तो इन 4 फसल है और मार्च 2024 से 5 जिलों में उचित मूल्य की दुकानों पर सूरजमुखी का तेल भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे मैं बता देता हूँ एमएसपी के लिए अभी फ़िलहाल हरियाणा के अंदर स्थितियाँ बहुत ही नाजुक है। बहुत ज़्यादा कुछ करंट अफेयर मुझे कल के दिन में मिले भी नहीं थे, इसलिए आप सोच रहे होंगे कि सर आपने 12 तारीख के करंट अफेयर क्यों नहीं बनाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई अपडेटेड न्यूज़ थी नहीं। हर जगह बस एक ही न्यूज़ थी कि रोड बंद हो गए हैं, किसान उधर चले गए हैं। तो वो एक कोई हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव मतलब क्वेश्चन नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ उनकी मांगे जायज़ है किसानों की। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो बात नहीं है, बात तो वो ठीक है, लेकिन बात ये है कि हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव कोई ऐसा सवाल नहीं बन रहा था, तो करके वो स्किप हो गया था दिन। तो आज कुछ वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ही पढ़ाने का मन करता है। आप समझते हैं ना, आपका समय भी बहुत ज़्यादा कीमती है, तो मैं आपके समय की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू और कदर करता ही हूँ। हरियाणा सरकार ने कितने जिलों में ग्रामीण संवर्धन तथा महाग्राम योजना, मैं पहले बता देता हूँ ये महाग्राम योजना क्या होती है। जिन गाँवों की आबादी 10,000 से ज़्यादा होती है ना, उनको महाग्राम योजना में शामिल कर दिया जाता है। जैसे थोड़े दिन पहले का एक करंट अफेयर मैंने पढ़ाया होगा, भिवानी जिले का एक गांव है चांग, और भिवानी जिले के चांग गांव को महाग्राम योजना में शामिल किया गया। इसका सीधा सा मतलब है कि शहरों के तर्ज पे सीवरेज लाइन बिछा दी जाती है। आमतौर पे गाँव के अंदर सीवरेज लाइन नहीं होती है, लेकिन महाग्राम योजना के तहत ऐसा ही किया जाता है। गाँव का मतलब यूँ कह सकते हो शहरों की तर्ज पर विकास होने लग जाता है। कुछ इस प्रकार की मूलभूत सुविधाएं हैं, स्टेडियम है, पार्क है, तो ये चीज़ें अपग्रेड हो जाती है इस योजना के चलते हुए। इसमें 190 करोड़ रुपए से अधिक 33 नई परियोजनाएं लागू करने का निर्णय लिया गया है। तो ग्रामीण संवर्धन और महाग्राम योजना के तहत हरियाणा के 5 जिलों में, ये सवाल भी नोट्स बनाने वाला है, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5 जिले। ये 5 जिले कौन से हैं सर जी? देखो 5 जिलों में एक जिला जींद है, दूसरा हिसार है, तीसरा सिरसा है, चौथा कैथल और 5वां भिवानी है। तो ग्रामीण संवर्धन तथा महाग्राम योजना के तहत 190 करोड़ से ज़्यादा की 33 नई परियोजना हरियाणा के अंदर लागू करने का निर्णय लिया गया है। महाग्राम योजना के तहत देखो 43.91 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से गांव नंगूरा जिला जींद में जल आपूर्ति और संवर्धन जल कार्यों का निर्माण। ऐसे लगभग 25.5 करोड़ के आसपास से गांव नंगूरा जिला जींद में सीवरेज प्रणाली, और ऐसे ही 10.63 करोड़ से लगभग गांव खेदड़ हिसार में जल आपूर्ति का काम होगा। ग्रामीण संवर्धन और महाग्राम योजना जो है ना, ये राज्य सरकार के द्वारा साल 2008-9 में विकास एवं पंचायत विभाग के द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसका उद्देश्य यही है कि सीवरेज लाइन होगी, पेयजल व्यवस्था हो गई, पक्की सड़कें हो गई है, या बिजली की जो व्यवस्था होती है, हो सकता है स्ट्रीट लाइट ना हो या स्ट्रीट लाइट हो तो उनको सुचारू रूप से दोबारा ठीक करना, या ये सारी व्यवस्थाओं को जो है ना लागू करना होता है। पंचायत डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो किसके पास में आता है हरियाणा में? वो आता है देवेंद्र सिंह बबली के पास में आता है, जो टोहाना से विधायक है, जेजेपी पार्टी के हैं। इनका भी एक सवाल है, वो भी पढ़ाता हूँ मैं आपको अगले ही सवाल में। हाल ही में हरियाणा से राज्यसभा की सीट के लिए किसे कैंडिडेट बनाया गया है? देखिएगा ये सवाल भी बहुत ज़रूरी है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हरियाणा राज्य से टोटल 5 राज्यसभा सांसद जाते हैं, मतलब टोटल 5 मेंबर जाते हैं राज्यसभा से, ठीक है। अब 5 मेंबर तो जाते हैं तो चलो ठीक है, पर इन 5 मेंबर में से इस बार एक मेंबर, मतलब इस साल एक मेंबर के लिए, क्योंकि आपको पता है ना हर 2 साल के बाद में 1/3 सदस्य राज्यसभा में रिटायर्ड होते रहते हैं हर 2 साल के बाद में। तो अब हरियाणा से एक मेंबर जा रहा है और उनका नाम नॉमिनेट किया गया है सुभाष बराला को। आप कहेंगे सर ये नाम सुना सुना लगता है। हाँ, ये नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, क्योंकि ये पहले टोहाना से ऑलरेडी विधायक रह चुके हैं। 2019 में जो है ना ये हार गए थे चुनाव, और इनको हराया किसने? देवेंद्र सिंह बबली ने, जो करंट में फिलहाल के लिए पंचायत मंत्री है। अब ये जेजेपी के मंत्री है, लेकिन इनकी जो नज़दीकियाँ हैं वो मुख्यमंत्री जी से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अब नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ गई तो मुख्यमंत्री जी इनको नाराज़ नहीं करना चाहते, और एक्चुअली ये इनके तो ऑलरेडी करीब है ही। इनको चुनाव हारने के बाद में ऐसा नहीं कि घर बैठा दिया गया, इनकी अच्छी खासी पहचान है, तो वोट बैंक अच्छा खासा कलेक्ट करते हैं, तो इनको राज्य सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का चेयरमैन बना दिया गया।
अब देखो चेयरमैन तो बना ही सकते हैं, वरना तो विधायक थे ये, पर विधायक हो तो हार गए, विधायक तो बन नहीं रहे, पर तो इनको कोई तो पद देना ही जरूरी था। तो एक्चुअली ये नाराज इनको भी नहीं करना चाहते। सर नाराज क्यों नहीं? क्योंकि देखो ऐसा है कि अब 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये भी वहीं से ही विधायक बनना चाहते हैं जहां से ये, दोनों का वोट बैंक एक ही जगह पे, दोनों की पहचान एक ही मतलब जगह की, एरिया के अंदर दोनों अच्छे से जानते हैं एक एरिया में। अब एक्चुअली अगर दोनों ही एक ही जगह पे कैंडिडेट बनते हैं तो सीएम साहब को तो दिक्कत होने वाली है। हालांकि ये जेजेपी पार्टी से है, लेकिन मैंने कहा ना कि काफ़ी लंबे समय से इनकी काफ़ी नज़दीकियां हैं इनसे। तो एक्चुअली ऐसा किया, इनको भेजा जा रहा है राज्यसभा के अंदर, और ये अब 2024 के इलेक्शन में यहाँ से अगर लड़ते हैं तो काफ़ी बड़ा नाम और चेहरा है इनके, मतलब अपोजिशन में इनको जीतना थोड़ा आसान लगेगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही जीतेंगे, अब वो तो क्या होता है, राजनीति की बात अलग है। जो ग्राउंड लेवल की बात है वो मैंने आपको शेयर की है कि एक्चुअली क्या क्या बात है। अब आप कहोगे सर ये राज्यसभा सांसद बन जाएंगे? हाँ ये बन जाएंगे। क्यों? इस बार हरियाणा से राज्यसभा की एक ही सीट के लिए निर्वाचन होना है, इसलिए निर्वाचन संचालन नियमानुसार जीतने वाले उम्मीदवार को निर्धारित 46 वोट चाहिए, जो केवल सत्तारूढ़ भाजपा के पास, गठबंधन के पास ही है। कांग्रेस के पास केवल 30 ही वोट है, इसलिए अब की बार केवल भाजपा जजपा गठबंधन ही उम्मीदवार नामांकन भरेगा और मतदान की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मतलब आप समझ सकते हो कि 40 वोट चाहिए, और कांग्रेस के पास 30 है, और वो नामांकन ही केवल और केवल वही भर पा रहे हैं यहाँ पर। अगर वो नामांकन भरेंगे तो वोटिंग की जरूरत नहीं है, इस बार ये जीत ही जाएंगे। नामांकन वापसी के दिन अर्थात 20 फरवरी को ही रिटर्निंग ऑफिसर आरओ के द्वारा इस उम्मीदवार की निर्वाचित घोषित करके इलेक्शन सर्टिफिकेट इनको दे दिया जाएगा। तो मोटे तौर पे यही मान लीजिएगा, हरियाणा से अब राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं। हरियाणा के किस मंडल पुलिस ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं सीएमएस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? ये हरियाणा में पहली बार ऐसा हो रहा है, ये हिसार मंडल के अंदर हो रहा है। हरियाणा में टोटल 6 मंडल है। आपका आज होमवर्क है एक तो कि आप हरियाणा के 6 के 6 मंडल के नाम तो बताओ, और उनके अंदर आने वाले डिस्ट्रिक्ट के नाम भी बताओ। ये बहुत अच्छा सवाल मैंने आपसे पूछा है, क्योंकि देखो इस टाइप के सवाल ना अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि बताइएगा कौन सा मंडल कौन सा है और किस मंडल के अंदर जो है ना आपके कौन कौन सी सीटें आती हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हरियाणा के अंदर मतलब कई बार ऐसे आते रहते हैं पेपरों के अंदर सवाल। मेरे ख्याल से ये सिविल्स के अंदर भी पूछा गया था, लास्ट ईयर वाले सिविल्स के अंदर जो है ना ये ऐसा सवाल पूछ लिया गया था। तो आप लोगों को इसको अच्छे से मुझे बताना है, एक्सप्लेन करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों से यहाँ पे पूछ लिया है। हरियाणा में वैसे मंडल कितने हैं? 6 मंडल है, इसको याद कर लेना आप लोग। अच्छा, 6 मंडल में से हिसार मंडल के अंदर ये सब कुछ हुआ है आपका। अब आप कहोगे सर हिसार मंडल के अंदर ये तो चलो ठीक है हुआ है, बात समझ गए हम लोग यहाँ पे, लेकिन है क्या चीज़ ये सिस्टम? हरियाणा में ऐसा पहली बार इस तरह का मॉनिटरिंग सिस्टम है, वो होगा पुलिस विभाग के लिए हिसार मंडल में बनाई गई है ये एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का मतलब सीधा सा ये है कि बेसिकली क्राइम को जो है ना कंट्रोल कर सके, शिकायतकर्ता को उसके द्वारा की गई शिकायत की कॉपी भी ऑन द स्पॉट मिले और अपनी उस शिकायत को ट्रैक कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने कंप्लेन कर दी, अब कंप्लेन करने के बाद में उस कंप्लेन का क्या रिजल्ट है, कब कंप्लेन का रिजल्ट आएगा, कौन क्या उसका स्टेटस है, ये तो ज़्यादातर नहीं पता होता ना। मान लेते हैं कि आप पुलिस में जाके अपनी कंप्लेन लिखवा के आ गए, अब कंप्लेन का क्या स्टेटस है ये तो पता ही नहीं है। इस करके ये वाला आपका एक मॉनिटरिंग सिस्टम है ना, इसको लॉन्च किया गया है। हरियाणा सीएमएस के नाम से वेबसाइट पोर्टल है, हरियाणा CMS.live के नाम से। इस एप्लीकेशन पे शिकायत दर्ज होने पे पीड़ित को एक आईडी नंबर दिया जाएगा, जिससे वो अपनी कंप्लेन को रेगुलरली जो है ना वो अपडेट कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। वैसे आप लोगों को जो है ना मैं एक बात और बताता हूँ कि हरियाणा के अंदर जैसे मैंने कहा ना सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, जिलों के हिसाब से देखा जाए ना तो रोहतक सबसे बड़ा मंडल है, मतलब सबसे ज़्यादा जिले इसी के अंदर आते हैं। कितने जिले आते हैं सर इसके अंदर? इसके अंदर 5 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंदर? रोहतक के अंदर, रोहतक के अंदर एक तो खुद रोहतक, देखो रोहतक है तो रोहतक जिले, हर जिले का जो नाम से मंडल है वो तो आना ही आना है, कन्फर्म सी बात है। एक इसके अंदर कौन सा आता है? एक इसके अंदर झज्जर आता है। एक इसके अंदर कौन सा आता है? एक इसके अंदर आता है सोनीपत आता है। और कौन सा आता है सोनीपत के अलावा? और इसके अंदर भिवानी भी आता है। भिवानी के अलावा भिवानी से अलग हुआ चरखी दादरी भी इसके अंदर आता है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 है आपके। हिसार का सवाल था तो हिसार के अंदर हिसार आता है क्या सर? हाँ, हिसार के अंदर हिसार तो आता ही है। हिसार के अलावा और कौन सा आता है? हिसार के अलावा और पंचकुला भी आता है। पंचकुला के अलावा सर और कौन सा आता है इसके अंदर? पंचकुला के अलावा यमुनानगर आता है। यमुनानगर के अलावा और कौन सा आता है सर? कुरुक्षेत्र, नहीं सॉरी, हिसार, हिसार में नहीं भाई, मैं गड़बड़ कर गया, मैं अंबाला के बताने लग गया मेरे ख्याल से।
अंबाला में पंचकुला आता है और यमुनानगर आता है और कुरुक्षेत्र आता है, ठीक है ना। इसको देख के, ठीक है ना, अंबाला के अंदर आता है पंचकुला, अंबाला के अंदर अंबाला भी आता है, ठीक है ना, अंबाला भी आता है, पंचकुला आता है, यमुनानगर आता है, कुरुक्षेत्र आता है, ठीक है। हिसार में तो हिसार आएगा, हिसार के अलावा फतेहाबाद आएगा और इसके अलावा सिरसा आएगा, ठीक है ना, सिरसा आएगा। हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और एक जिला और आता है इसके अंदर, जींद आता है एक, है ना, जींद आता है। मैं अगर गलत हूँ तो मुझे ठीक कर देना कमेंट में आप लोग, ठीक है ना। हिसार में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद आता है। अंबाला के अंदर आता है अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, ठीक है ना। अब लगे हाथ तो गुरुग्राम को भी बता देते हैं। गुरुग्राम में कौन सा आता है, एक खुद गुरुग्राम आता है, हाँ गुरुग्राम तो आना ही आना। गुरुग्राम के अलावा और कौन सा आता है इसमें, एक इसमें रेवाड़ी आता है, ठीक है ना। रेवाड़ी के अलावा कौन सा आता है, महेंद्रगढ़ आता है। करनाल, करनाल नया बना हुआ है, करनाल में करनाल आता है, हाँ करनाल आता है, कैथल आता है और कौन सा आता है, पानीपत आता है आपका। एक मंडल और बच रहा है शायद ना, कौन सा बच गया, हिसार, अंबाला, गुरुग्राम, करनाल, रोहतक और बच गया फरीदाबाद बच गया, हाँ फरीदाबाद। फरीदाबाद में फरीदाबाद तो आता ही है, फरीदाबाद के अलावा पलवल आता है और पलवल के अलावा कौन सा आता है, मेवात आता है, ठीक है ना, मेवात आता है। तो ये हैं आपके। चलो ये पूछा मैंने तुमसे था, बता मैंने दिया, खैर चलो कोई बात नहीं, आप इनको याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और याद करने के लिए एक बार कमेंट में लिख भी देना आप लोग। चलो थैंक यू सो मच। आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, हरियाणा राज्य में सरस्वती महोत्सव 2024 कब से कब तक होगा, अब बताना आप लोग। और एक हाँ, एक बच्चे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं सर एनटीटी के लिए क्या प्रोसीजर वगैरह, देखो उसको पूछना है एनटीटी के लिए कैसे कोर्स है क्या है वो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ कमेंट मत करना, कमेंट पे यहाँ मैसेज करके पूछ लेना। और जिसने 2 साल की एनटीटी की है ना उसको 10 नंबर मिलेंगे हरियाणा में, ठीक है ना, हरियाणा के अंदर। अभी हालांकि एनटीटी की गवर्नमेंट जॉब का पेपर होने भी वाला है, अभी शायद अप्रैल में होगा मेरे ख्याल से, और विदाउट इंटरव्यू ही उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। जेबीटी वालों का भी होगा और के साथ में एनटीटी वालों का भी होगा। तो जिनके पास में एनटीटी है उनको 10 नंबर दिए जाएंगे, ये 2 ईयर वाली को। 1 ईयर वाले का तो कोई ऐसा मैंने नॉर्म्स पढ़ा नहीं है, 2 ईयर्स वाला ही पढ़ा था मैंने, ठीक है। चलो बाकी कोर्सेज वगैरह के लिए पूछना तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर देना। थैंक यू सो मच, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपना ख्याल रखना।